तो आपने आईआईटी रुड़की में जब एग्जाम दिया तो सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, हाँ, एट्थ रैंक। एक्चुअली उसके पीछे ये बैक टू बैक क्यों देते गए? 13 बार दिया। अपनी अप्रोच जो है एग्जामिनेशन में सक्सेस के अकॉर्डिंग रखना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, न कि थ्योरी को ज्यादा क्लियर करने में। अभी मैंने एडमिशन लिया तो मैंने देखा वहाँ लोग इतना पढ़ रहे हैं और हंस खेल के पढ़ रहे हैं और इतना। तो कोई एक राइमिंग आपको याद आ रही है? रेखा अमिताभ का लफड़ा। सर आईआईटी रुड़की 13 टाइम्स क्वालिफाई और करीब आधा दर्जन बार सिंगल डिजिट रैंक। सही कह रहा हूं मैं? ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस यार, 35 साल का अनुभव है। मैं भी इनसे पढ़ा हूं। मैं भी। आप जब 10th में थे जी तो उसी समय से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था? हाँ, पढ़ाने का शौक था मेरे को शुरू से ही, क्योंकि ऐसा लगता था मेरे को मुझे सब कुछ आता है। हेलो जे एस्पिरेंट्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस मोस्टली स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों देखते हैं। तो आज हमारे साथ में है ग्रेट पर्सनालिटी, भाई केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री ऐसे पढ़ाते हैं, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में जिसको बोलेंगे ना, मतलब बहुत सारी राइमिंग बताएंगे। आज पूछेंगे इनसे, बिकॉज 2 हफ्ते बचे हैं जेई के। निर्मल सर हैं, ऑलमोस्ट 35 ईयर का एक्सपीरियंस यार, 35 साल का अनुभव है। मैं भी इनसे पढ़ा हूं, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं। मैंने भी अपने समय पढ़ा था। जब पढ़ाते थे तो मुझे बड़ा सुनने में मजा आता था, मतलब कोई भी रिएक्शन बता रहे तो याद हो जाती थी, चीजें इसलिए याद हो जाती थी। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। और केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी जर्नी भी आज कवर करेंगे, क्योंकि जो आपने मुझे क्लास में बताई हुई थी जर्नी, वो आप आज सारे स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि जो यंग है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये जो भी व्यूअर हैं जी, अब एक जनरेशन गैप हो गया कहीं ना कहीं, तो बच्चे नाम तो सुने हुए बट आपसे मिल नहीं पाते हैं जी। तो इसलिए मैंने आपको जो है रीच किया कि आप आइए एक बार वापस से मैदान पे। नहीं, मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है कि मेरा पुराना स्टूडेंट इस तरह से हमसे बातचीत कर रहा है, और आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड। सर आईआईटी रुड़की 13 टाइम्स क्वालिफाई और करीब आधा दर्जन बार सिंगल डिजिट रैंक। सही कह रहा हूं मैं? बस कह सकते हैं पैशन, जुनून और पीसीएम सब्जेक्ट के प्रति दीवानगी। तीनों सब्जेक्ट? जी जी, तीनों सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, मतलब पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जीवन में सिर्फ पढ़ाई करना ही अच्छा लगता था, और अभी भी पढ़ाई रहे। तो इसका इनिशियल कब रहा, मतलब स्टार्ट कब हुआ पढ़ाना, टीचिंग में कब आए? देखिए, मेरे फादर भी टीचर थे, तो मेरे ब्रदर ने एक्चुअली मेरे को गाइड किया कि तुम बबोल सर से पढ़ने केमिस्ट्री जाओ। तो केमिस्ट्री उनसे पढ़ने गया, तो उनका पढ़ाने का तरीका बहुत गजब का था, यूनिक तरीका था। तो मज़ा आ गया मुझे सब्जेक्ट में। और फिजिक्स और मैथ्स मेरा पहले से ही अच्छा था, खासतौर पे मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था। तो मुझे कुछ नहीं पता था आईआईटी वगैरह के बारे में, लेकिन बबोल सर ने जब केमिस्ट्री पढ़ाई मेरे को, तो उन्होंने ही कहा कि आप आईआईटी का एग्ज़ाम दो। तो मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे आईआईटीएन बनना है या कुछ बनना है। मेरे एम तो कुछ दूसरे थे कि मैं आपको बताऊंगा भी। नहीं बताइए, आप पहले वही बताइए। एक्चुअली मैं फिल्मों का बहुत शौकीन रहा हूँ शुरू से, तो बॉलीवुड जाने का शुरू से था पैशन, और उसके पहले क्रिकेटर बनने का था। लेकिन क्रिकेटर बनने के मैंने खुद ही 2-3 चांस मिस कर दिए। फिर बॉलीवुड का हुआ, तो लेकिन पैसे नहीं थे जेब में कि कैसे हम जाएंगे मुंबई इतनी दूर, और कुछ तो होना चाहिए। मॉडलिंग कैसे शुरू करेंगे? हाँ, जेब में कुछ तो होना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिली के। तो उस समय एक्चुअली ऐसा हुआ कि एक करस्पॉन्डेंस कोर्स हुआ करता था, अग्रवाल करस्पॉन्डेंस कोर्स। तो वो लोग क्या करते थे, AIR-1 को 1 लाख रुपए का इनाम देते थे। तो बल्कि YG फाइल करके था, मैं अगर मुझे अच्छे से याद आ रहा हो तो YG फाइल, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का। तो वो AIR-1 को 1 लाख रुपए देते थे। तो 91 की बात है, मैंने तो खैर पहले 89 में एग्जाम दिया, तो सिलेक्ट हो गया। 1206 रैंक आई ऑल इंडिया। मैं चला गया, फिर आईटी में वहाँ कुछ 4th ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं उनकी हड़ताल हो गई, तो उस वजह से वहाँ पे सेशन डिले हो गया। ये आईटी कानपुर की बात? आईटी कानपुर की बात, जी। तो फिर मुझे रुड़की जाना पड़ा, क्योंकि रुड़की में भी सिलेक्शन हो गया। तो उस समय रुड़की यूनिवर्सिटी अलग हुआ करता था, बाद में आईटी बना। बाद में आईटी बना। तो रुड़की में मेरी रैंक आई थी 159। तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया, और वहाँ उनको पता था कि ये जो स्टूडेंट्स आए हैं ये आफ्टर सम डेज आईटी चले जाएंगे, क्योंकि वो तो
कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिस वजह से डिले हो रहा है सेशन, ये पढ़ने वढ़ने नहीं आए हैं, तो वहाँ रैगिंग होती रही। तो मैं करीब 1 हफ्ता वहाँ रहा, खूब रैगिंग कराई, मजा बहुत आया रैगिंग में। कोई रैगिंग आपको याद आ रही हो? याद आ रही है इस तरह से कि मुझे रूम में ले गए और मुझे एक तरह से कहा, बोलो कि आपने सब कपड़े वपड़े उतारो। 3 इडियट वाला सीन हो गया पूरा। तो मुझे टॉवेल इस तरह से कह दिया, कहने लगे आप डांस करो। और उन्होंने कहा कोई ऐड सुनाओ। तो मैंने कहा यंग इंडिया बनियान देखो कितना प्यारा। तो उस समय जो ऐड आता था मैंने बोल दिया। तो खैर बड़ा अच्छा लगा, वहाँ एंजॉय किया काफी। फिर हम चले आए वापस, फिर आईटी में एडमिशन ले लिया। आईटी कानपुर में। हाँ। फिर एक्चुअली मुझे वही कीड़ा काट रहा था पढ़ाने का, तो मैंने आईटी छोड़ दिया आफ्टर कंप्लीटिंग 1 सेमेस्टर। तो आपने आईटी रुड़की में जब एग्जाम दिया तो 2nd रैंक, 3rd रैंक, 4th रैंक, 8th रैंक। एक्चुअली उसके पीछे ये बैक टू बैक क्यों देते गए? 13 बार दिया। हाँ, सोच ये थी कि मैंने एक्चुअली आईटी छोड़ते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जो मेरा फ्रेंड सर्किल था उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि ये आदमी पढ़ा लेगा हमको, तो मैंने पीसीएम पढ़ाना शुरू कर दिया। तीनों सब्जेक्ट पढ़ाना, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली तीनों पे ही कमांड था उस समय। तो सिलेक्शन वगैरह दिए मैंने। फिर अब मुझे लगा कि यार मैं फिर से एग्जाम दूं, क्योंकि एग्जाम मुझे अच्छा लगता है एग्जाम देना। तो मैंने फिर से एग्जाम आईटी का दिया, रुड़की का दिया। तो मेरी आईटी में 497 रैंक आ गई। और मेरा एम ये था फर्स्ट रैंक लाना, क्योंकि अगर फर्स्ट रैंक आएगी तो वाईजी फाइल से 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा तो मुंबई चले जाएंगे और अपना करियर शुरू करेंगे। तो 497 रैंक आई। फिर मैं आईटी नहीं गया और रुड़की में मेरी 92 रैंक आ गई। फिर 3rd टाइम आईटी का दिया। तो उस साल तो मैंने बहुत पैशनेट था कि मेरी फर्स्ट रैंक आनी ही चाहिए। तैयारी भी मैंने बहुत जोरदार की, लेकिन वही रहा कि बैड लक कह सकते हैं जो भी। ऑल इंडिया 20th रैंक आई, तो नॉर्थ जोन में फर्स्ट रैंक थी। तो 1 लाख तो मिला नहीं, 500 रुपये मिले केवल। मतलब मुंबई जा नहीं पाया? मुंबई जाने का ख्वाब मेरा चकनाचूर हो गया। और फिर मैंने पढ़ाना तो जारी रखा ही था, और फिर रुड़की में लगातार देता रहा, क्योंकि उस समय रुड़की में कोई एज लिमिट और कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं थी। बट आपने वो मॉडलिंग और वो सारी चीजें केमिस्ट्री में उतार दी हैं। हाँ, वो क्योंकि दिमाग में वो सब चीजें तो थी, आधा अधूरा रह गया। हाँ, आधा अधूरा रह गया, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आता ही है पढ़ाने में। तो कोई एक राइमिंग आपको याद आ रही है? हाँ है, बहुत सारी है। कोई एक बताइए। से जैसे कार्बोहाइड्रेट टॉपिक होता है, उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ये मोनोसेक्राइड्स के बारे में, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस के बारे में जो पढ़ते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड से जो ब्रांच शुरू होती है, तो ग्लिसरल्डिहाइड से ब्रांच शुरू होती है तो एराइथ्रोस, थ्रियोस आता है। फिर एराइथ्रोस से ब्रांच शुरू होती है राइबोस, अराबिनोस। फिर थ्रियोस से जाइलोस, लाइक्सोस। फिर राइबोस से आगे शुरू होता है एलोस, एल्ट्रोस। फिर अराबिनोस से ग्लूकोज, मैनोस। फिर जाइलोस से गुलोस, आइडोस। फिर लाइक्सोस से गैलेक्टोस, टेलोस। तो बच्चों को ये याद नहीं हो पाता। बड़ा फिगर है, प्लस हर एक के डायग्राम में किस तरह से OH राइट पे लिखना है या लेफ्ट पे लिखना है, उनके फिशर प्रोजेक्शन डायग्राम लिखना मतलब एक नामुमकिन सा काम है। तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया था, RAXL करके, RAXL, राइबोस, अराबिनोस, जाइलोस, लाइक्सोस, रेखा अमिताभ का लफड़ा। तो रेखा अमिताभ का लफड़ा करके बच्चे को याद हो गया राइबोस, अराबिनोस, जाइलोस, लाइक्सोस। अब उसको आगे मैंने बढ़ाया कि राइबोस से एलोस, एल्ट्रोस डेवलप हो रहे हैं, अराबिनोस से ग्लूकोज और मैनोस डेवलप हो रहे हैं। तो उसके लिए रेखा और अमिताभ अगर मिल के गाए लगे ठुमका। तो R के साथ ब्रैकेट में AA लगाओ। तो इस तरह से राइमिंग बना के बच्चों को इजी वे में, फिर उसको आगे डायग्राम कैसे ट्रेस करना है, तो वो तो खैर जब बोर्ड पे लिखा जाएगा तो एग्जैक्टली समझ में आएगा बच्चों को। समझ गया। आप जब 10th में थे जी, तो उसी समय से आपने पढ़ाना शुरू कर दिया था? हाँ, पढ़ाने का शौक था मेरे को शुरू से ही, क्योंकि ऐसा लगता था मेरे को मुझे सब कुछ आता है। आल्दो अब लगता है कुछ नहीं आता, उस समय लगता था सब कुछ आता है, मैं ब्रह्मांड जीत सकता हूँ। मतलब इतनी एनर्जी थी, इतनी पावर थी। और मैं यंग जनरेशन से बोलना चाहूंगा कि वो एज ऐसी होती है इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर डायरेक्शन में करना होता है, क्योंकि आपके अंदर भयंकर एनर्जी होती है। मैं जब आईटी में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने देखा वहां लोग इतना पढ़ रहे हैं और हंस खेल के पढ़ रहे हैं और इतना खाना खा रहे हैं। मेरे अंदर भी भयंकर एनर्जी थी, मतलब आईटी का माहौल जबरदस्त था। तो मैंने देखा यार वाकई मतलब
पढ़ाई करना कितना अच्छा काम है, और ये चीज जिस बच्चे में एक बार डेवलप हो जाए तो आईआईटी बीट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपके अंदर पैशन होना चाहिए और एक तरह से आपके अंदर आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए सब्जेक्ट के प्रति, और सब्जेक्ट में आप आनंद लो। जो भी आपको सिखाया जा रहा है, हाँ, फील लेना पड़ेगा, फील लेना पड़ेगा। जब आप समझ के फील के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं कि बस कोर्स मेरा खत्म हो जाए, वो फिर बर्डन हो जाएगा। बर्डन की तरह नहीं कि कोर्स इतना बड़ा है, कोर्स को मत देखो, आप एंजॉय करो सब्जेक्ट को, और आप अपनी अप्रोच जो है एग्जामिनेशन में सक्सेस के अकॉर्डिंग रखो। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस करना है, न कि थ्योरी को ज्यादा आप क्लियर करने में लगाओ। कई बार बच्चे थ्योरी पढ़ते रहते हैं, 10 बार थ्योरी पढ़ ली, प्रॉब्लम्स लगाई नहीं, सॉल्व किया ही नहीं, प्रैक्टिस, और प्रॉब्लम्स ही आती हैं उसमें, प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आने के बाद उस सोल्यूशन को प्रॉब्लम से रिलेट करें कि हमने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि प्रॉब्लम में ये दिया हुआ था। बहुत बार मतलब उल्टा पूछ देते हैं। हाँ, मतलब एक तरह से आप उसकी रिसर्च करो। ये नहीं कि आंसर आ गया तो आप आगे बढ़ जाओ, आंसर आने के बाद उसको सोचो कि कैसे आया आंसर, क्या इसका कोई और मेथड भी हो सकता था क्या, और बुक में जो सोल्यूशन दे रखा है आप उसको भी देखो। कई बार बुक का सोल्यूशन हो सकता है शॉर्टकट में दिया हो और आपने लेंथी मेथड। एक मुझे कोई नेमिंग रिएक्शन थी जिसमें डाइल्यूट HCl लगता था, आप बोलते थे कि बीच में, हाँ, तो उसमें बोलते थे कि रिएजेंट पूछ देगा कि बीच में इस्तेमाल क्या हुआ है, कितने तब कब जाके बना हुआ है, मतलब X से Y जो भी जनरेट हुआ है तो बीच में क्या यूज हुआ है जी। तो इस तरह से भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो केमिस्ट्री में आपकी इनऑर्गेनिक सबसे अच्छी है, ऐसा क्यों? नहीं, इनऑर्गेनिक में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये कि ऑर्गेनिक मेरी अच्छी है। और क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत अच्छी रही शुरू से, तो फिजिकल केमिस्ट्री हमें बहुत हलवा लगती है, और उस वजह से क्या होता है, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन को जब सॉल्व करता हूं तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ लगता ही नहीं करने को, मैथ अच्छी है इसलिए। हाँ, इस वजह से कई बच्चे पकड़ नहीं पाते उसको, क्योंकि मैंने काफी स्पीड से उसको सॉल्व कर दिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को जो लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पर्सनली मेरा जो फेवरेट है केमिस्ट्री में वो इनऑर्गेनिक। जैसे अभी जेईई के एग्जाम होने वाला अप्रैल अटेम्प्ट में जी, मोटा मोटी 2 हफ्ते बचे हुए जी। 2 वीक में अगर केमिस्ट्री को कंज्यूम किया जाए, अगर किसी एक बच्चे के द्वारा पढ़ा जाए तो उसको कैसे पढ़ सकता है? देखिए, इसके लिए इस समय जो रिवीजन वाला एस्पेक्ट है वो इनऑर्गेनिक को लेके ही करना चाहिए, क्योंकि इनऑर्गेनिक के ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हैं बार बार। तो एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक आपको पढ़नी है, लेकिन एनसीईआरटी से आप केवल ओरली रीडिंग ना करें, उसको पहले कॉपी में लिखें। अगर आप पास नोट्स नहीं है तो नोट्स हैं तो नोट्स को ही पढ़िए, लेकिन इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, डीएफ ब्लॉक के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके पास यदि नोट्स हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स हैं, तो नोट्स को पढ़िए। कुछ मुझे याद आ रहा है, एक कलर फेनोमेना हुआ करता था, कलर से भी पहचानते थे, कलर वगैरह याद करना, और सॉल्ट एनालिसिस में भी बहुत कुछ कलर वगैरह याद करने पड़ते हैं। लेकिन मेन फोकस आप एनसीईआरटी में डीएफ ब्लॉक को और पी ब्लॉक को करिए, और उनके पॉइंट्स को नोट करके कॉपी में नोट करके आप प्रैक्टिस करना है, और कोशिश करिए उनके क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएं पी ब्लॉक और डीएफ ब्लॉक के, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपको वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है केमिस्ट्री के पेपर को लेके? बिकॉज केमिस्ट्री बच्चों को लगता है स्कोरिंग है, और उसके बाद भी बहुत बार वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स आती है वो किस किस तरह से मतलब एग्जामिनर पूछ देता है? देखिए, केमिस्ट्री स्कोरिंग इस नजरिए से है कि एक तो उसका क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में कैलकुलेशन जरूर होती है, लेकिन वो बहुत हल्की फुल्की कैलकुलेशन होती है, और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में तो कैलकुलेशन होती ही नहीं है। तो अगर आपको अच्छे से चीजें दिमाग में फिट है, आपको चीजें दिमाग में अच्छे से याद है, याद तभी होंगी जब आपने एक एक चीज को कई कई बार पढ़ा होगा, लिखा होगा, मतलब हाँ, पढ़ा होगा, लिखा होगा, और उस पे क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिसाइज किए होंगे। ये नहीं कि आपने सोचो कि एक बार पढ़ लिया और हमें याद हो गया। बेटा, टीचर्स तक भूल जाते हैं, इवन मैं तक भूल जाता हूँ, जिसको 35 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज भी मैं पढ़ता हूँ उन्हीं चीजों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कितना सिंप्लीफाइड हो सकता है वो सब्जेक्ट। केमिस्ट्री से डर इसीलिए लगता है क्योंकि आप लोग उसे बार बार नहीं पढ़ते हो। आप लोग एक बार पढ़ के सोचते रहे तो रटना पड़ रहा है यार, आप सब्जेक्ट की बुराई करने लगते हो। और न्यूटन का थर्ड लॉ आप जानते हो, बुराई करोगे तो बुराई फिर रिवर्ट मिलेगी। सब्जेक्ट आपको कहेगा भैया ठीक एग्जाम में मिलना, अब हम वही बात होगी। हाँ, तो सब्जेक्ट की आप बुराई ना करिए। सब्जेक्ट
चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, सब में ईश्वर का निवास है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। अगर एक ब्रह्मा है तो दूसरा विष्णु है, तीसरा महेश है। आप इस तरह समझिए ना उसको। अब क्यों कहते हो कि यार मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है? माइंड में सेट कर रखा है। बेकार कैसे हो सकता है? जो रब है वो कैसे गलत हो सकता है, कैसे खराब हो सकता है? सही कह रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर थोड़ा सा पार्ट वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो इसमें अगर बच्चे को टिप्स देना चाहे, जैसे मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिक पर दे दीजिए, कुछ इनऑर्गेनिक पर दे दीजिए, या कोई रैंडम कोई आपको क्वेश्चन याद आ रहा है कि ये वाला आ सकता है, या इस तरह से पूछा गया बहुत बार, तो वो हाइलाइट्स वाले थोड़े से बताइए। देखिए, ऑर्गेनिक में जैसे हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स और एसिड डेरिवेटिव्स के जो टॉपिक हैं, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव का टॉपिक बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो एसिड डेरिवेटिव में जैसे हाफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, वो रिएक्शन तो बच्चों को सरल लगती है, लेकिन उस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको जरूर आप देख लीजिए। जो अमाइड की ब्रोमीन और केवच के साथ रिएक्शन है, तो हाफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देख लीजिए, कार्बिल अमीन रिएक्शन देख लीजिए, प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक केवच के साथ। ये दो रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस जो है, जिससे हम लोग प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन करते हैं, और एरोमेटिक का जो पोर्शन है इसमें कपलिंग रिएक्शन है, फिनॉल की कपलिंग हो गई, एनलीन की कपलिंग हो गई, इन दो तरह की रिएक्शंस को, या फिनॉल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो गई। तो एरोमेटिक में जैसे गाटमान कोच एल्डिहाइड रिएक्शन हो गई, राइमाटीमन रिएक्शन हो गई, पर्किन रिएक्शन हो गई, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। और अगर हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे आते हैं तो उसमें एल्काइन की जो एसिडिक एच वाली रिएक्शंस हैं, या जो रेड हॉट ट्यूब वाली रिएक्शन है एस्प्लीन से बेंजीन का बनना, या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसमें 1,4 एडिशन से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो NaHSO3 वाली रिएक्शन है, एल्डोल कैनिजारो वाली रिएक्शन है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अब अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट है और थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ये इजी पार्ट होता है और ये लगभग हर बच्चे को अच्छे से आता है। थर्मोकेमिस्ट्री तो बहुत इजी है, तो इस पे क्वेश्चन आसान से आ जाते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी टफ नहीं है, उसमें कंडक्टेंस वाला पार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा, उसके फार्मूले में बच्चे थोड़ी मिस्टेक करते हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत सरल है ही, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम को भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये 2-3 टॉपिक जो मैंने बताया, थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इनको आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इनऑर्गेनिक में DF ब्लॉक और P ब्लॉक एकदम इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये रिपीट करते हैं, मतलब घुमा फिरा के पूछ देते हैं, कभी आगे से और या तो कभी आंसर से क्वेश्चन पे। और जो जनवरी मेंस के पेपर्स हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिए, उनमें आए हुए क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट को जरूर आप चारों तरफ से घेर के पढ़ लीजिए। जैसे आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट को चारों तरफ से घेर के पढ़ लीजिए। और NCERT से केवल आप पढ़िए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाकी आप ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए तो जो भी आपके पास नोट्स हों, प्रैक्टिस करनी रहेगी उसमें। जी जी, आपने 100 रैंकर्स को भी पढ़ाया हुआ है, अंडर 100 जिनकी रैंक आई हुई है जी। तो नॉर्मल अगर किसी को रैंक स्कोर करनी है, जैसे मान लीजिए आजकल 99 परसेंटाइल में भी 10,000 रैंक आ रही है, वो चाहे कि हमारी अच्छी रैंक आ जाए या एडवांस में अच्छी रैंक स्कोर कर लें, हालांकि ये जो मैंने रैंक आपको बताई एडवांस की है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि बच्चों को एक अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए क्या तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए, केमिस्ट्री मैं समझता हूँ जो भी बच्चे टॉप रैंकर्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है, मतलब केमिस्ट्री में अच्छा करते ही है वो, शुरू ही केमिस्ट्री से पेपर करते हैं। हाँ, केमिस्ट्री में अच्छे, भले उनकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट में सबसे स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनका कॉमन सेंस इतना स्ट्रांग होता है कि केमिस्ट्री का पेपर उनका अच्छा हो ही जाता है। और जो मीडियोकर बच्चे हैं उनका मैथ्स का पेपर बहुत खराब होता है, और वो मैथ्स में उलझे रहते हैं, तो मैथ्स के पेपर में या तो उलझिए नहीं, और उलझिए तब जब आपको आता हो, तो अपनी मैथ्स अगर आप स्ट्रांग करते हैं तब तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर नॉर्मली जो भी बच्चा सिंसियरली पढ़ता है उसका अच्छा होता ही है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका केमिस्ट्री का पेपर खराब हो जाए। ठीक बात, एक राइमिंग और बताइए कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक्चुअली जैसे एल्कीन का जब हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं, एल्कीन का जब ओजोनोलिसिस कराते हैं तो उसमें हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उससे कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं। और किसी भी हाइड्रोकार्बन में मान लीजिए 2 डबल बॉन्ड हो या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, 8-10 डबल बॉन्ड्स हो, तो हम लोग कैसे उसका प्रोडक्ट लिखें ओजोनोलिसिस का, उसके लिए मैं बच्चों को ये बताता हूं, जहां भी डबल बॉन्ड देखो वहां पे आप
ओलियो ओलियो निकल लियो। एक आपने बहुत पुराना गाना सुना होगा सैफ अली खां का, जब भी कोई एल्कीन देखूं ओलियो ओलियो निकल लियो। तो इस तरह से ओलियो ओलियो निकल लियो, तो ये डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को आपने ऑक्सीजन दे दिया, कार्बन कंपाउंड्स तैयार, तो पल भर में आपके प्रोडक्ट्स तैयार हो जाएंगे। उसके लिए डिटेलिंग में जाने की नीड ही नहीं। जितना आप आसान तरीके से बता देते हैं बच्चों को, बस ओलो ओलो तो याद रहता है, उसके बाद में वो निकल नहीं पाता है। क्योंकि मैंने भी पढ़ी हुई है, तो मैं आपको बताऊं कि हमको भी बहुत सारी राइमिंग्स सब याद थी। अब तो हालांकि टाइम हो गया, तो राइमिंग ही याद रहती थी, फिर याद करते थे राइमिंग, इसको याद क्या किया था। दो पहलू होते हैं, राइमिंग पढ़ने के नुकसान भी है। हाँ, ऐसा नहीं कि केवल फायदा ही है। और जो ब्रिलियंट बच्चा होता है, जैसे मुझे अभी भी याद है वो जो आपने इससे पहले बताया था, अमिताभ का रेखा के संग लफड़ा, लेकिन अंदर का कंटेंट भूल गए। लेकिन वो जो रेखा अमिताभ का लफड़ा, उसके मैंने देखा बहुत फायदे हैं। वो राइमिंग इतनी इंटरेस्टिंग है, वो अभी भी चल रहा है, बेनिफिशियल है। ये ओले ओले इतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसके बगैर भी काम चल जाता है। लेकिन अब ये है कि थोड़ा हाँ, मतलब वहां पर एक्टिविटी है ना, ये तो ब्रेक करने वाला, उस एक्टिविटी को कैसे याद करना है। जी जी, कुछ टिप्स देना चाहें बच्चों को अपनी तरफ से। इसके बाद में मेरे पास में कुछ क्वेश्चनायर है आपके लिए, फिर हम उस पे आएंगे। ठीक है, पहले टिप्स दे दीजिए कुछ। बच्चों, एग्जाम अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने सिंसियरली पढ़ा है और आपने खुद से बेईमानी नहीं की है, तो निश्चित मानिए आपका पेपर खराब नहीं हो सकता। बस पेपर करते समय इतना ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगे पहले वही अटेम्प्ट करिए, जो क्वेश्चन टफ लगे उसको इमीडिएट छोड़ दीजिए। और अगर आपको यही नहीं पता कि क्वेश्चन टफ है कि इजी है, तो भाई फिर तो भगवान ही मानेगा आपको, फिर तो इनको नोएडा के कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे। अब ये तो बच्चे को आइडिया होता ही है, भैया हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि नाली हमें कैसे पार करनी है, फांद के पार करने, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आइडिया तो हो ही जाता है। एक जगह जाएंगे तो जाम मिलेगा, वो तो आजकल सब कुछ पता ही रहता है। तो इतना तो आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन टफ है कि सरल है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लीजिए। ठीक, तो अब सर हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हैं जी। कॉलेज आपने ड्रॉप आउट किया? भाई मैंने 12th किया और उसके बाद IIT का एग्जाम दिया, सिलेक्ट हो गए, चले गए, छोड़ दिया मतलब पूरा नहीं किया। अब अगर कहीं किसी कह सकते हैं मैं 12.5% बीटेक हूँ, एक सेमेस्टर किया है। अच्छा, एक सेमेस्टर किया हुआ है। अभी अगर किसी IIT में जाना चाहे तो वो कौन सी IIT होगी कि जहां से आपको लगे कि हम यहाँ से अपना पूरा करना चाहेंगे? IIT मुंबई। IIT मुंबई, क्या रीजन क्या है? मुंबई शहर मुझको पसंद है। वहां पे तो फिल्म इंडस्ट्री भी है। हाँ, फिल्म इंडस्ट्री है, शायद यही वजह है कि IITian के साथ साथ उधर भी चले जाएंगे। कौन सी एक्ट्रेस आपको सबसे ज्यादा पसंद है अभी करंट, और पहले कौन सी थी? पहले तो थी मीनाक्षी शेजाद्री, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं 8th-9th में पढ़ता था, हीरो फिल्म की जो एक्ट्रेस थी। और इस समय आप कह सकते हो कैटरीना कैफ। मूवी आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी अब तक की, या फेवरेट मूवी कौन सी है? मैं आजाद हूँ, अमिताभ बच्चन की मूवी है मैं आजाद हूँ। ठीक, शादी आपकी लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई? हुई तो अरेंज मैरिज है, लेकिन लोग लव मैरिज समझते हैं। अब लोगों को ऐसे माइंडसेट में होगा, निर्मल सर ने करी लव ही होगी, अरेंज तो हो ही नहीं सकती। हाँ, यही है। अगर इंडिया के बाहर कहीं घूमने के लिए जाना चाहें तो वो आपके लिए कौन सा बेस्ट प्लेस है, या आप जाते हो या आपको पसंद हो? नहीं, मैं कभी गया नहीं हुआ, न्यूजीलैंड जाना मेरे को पसंद है। अच्छा, न्यूजीलैंड के लिए प्लान कर रहे हैं। गाड़ियां आपने बहुत सारी चेंज करी, आपको अगर अभी गाड़ी लेनी हो कोई नई तो वो कौन सी लेंगे? अभी इस समय तो मैं समझता हूँ कोई गाड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने पोर्श काइंड ली थी, काइंड टर्बो, और वो जो गाड़ी ली थी वैसी गाड़ी इस समय अवेलेबल ही नहीं है। वो अगर आएगी तो वही लूंगा मैं। ठीक, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? दाल पसंद है। कोचिंग आप बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब इट्स लाइक डेली रूटीन लाइफ कि सुबह जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, मिलना है, कहीं ना कहीं एनर्जी और एक सोर्स हो गए बच्चे एक तरह से। तो आपको सबसे सुकून वाला पल कौन सा होता है? कोचिंग पूरी आप पढ़ाओ, साल भर पढ़ाओ, तो एक कोई मोमेंट ऐसा तो होता होगा ना जब खुद को अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम इसी वजह से कंसिस्टेंटली करते जा रहे हैं हर साल। वो कौन सा मोमेंट होता है? बच्चों के साथ जैसे न्यू ईयर पे अच्छा लगता है, न्यू ईयर पे इत्तेफाक से, क्योंकि मेरा जन्मदिन जो है 31 दिसंबर को है, तो उस दिन बच्चे सेलिब्रेट भी करते हैं, तो एक अच्छा भी लगता है। इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं जी,
और आपको जैसा लगता है कि टीचिंग के लिए कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए, बोरिंग हो गया है? नए में बस यही सोचते हैं किस तरह से बच्चों को हम बॉलीवुड से कनेक्ट करके पढ़ाएं, या गानों की हेल्प से या इंटरटेनमेंट की हेल्प से, और जितना इजी से इजी कर सकें सब्जेक्ट को, खासतौर पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे बोर होते हैं। मैंने काफी कोशिश की उसको इंटरेस्टिंग बनाने की, लेकिन अभी और उसमें वर्क करना है, बहुत वर्क करना। आपको लगता है अभी करना रह गया? मुझे तो लगता है आपने बहुत उसको ऑलरेडी इजी कर रखा है। नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत वर्क करना है, क्योंकि देखिए अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो एक से एक लोग होंगे जिनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आती होगी, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है, और इंडियन पब्लिक की नॉलेज में भी शायद ना हो लोग। तो उस लेवल तक जाने के लिए बहुत अभी अध्ययन करना होगा, और उसको इजी बनाने के लिए कैसे हम बच्चों को इतना इजी करके बता सकें कि उनको मजा, मतलब वो नाचने लगे सब्जेक्ट्स को पढ़, फिंगर टिप्स में आ जाए। हाँ, मतलब बिल्कुल इतना हंसने लगे, नाचने लगे, खुश होने लगे, वो चीज हमें क्रिएट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में तीनों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है पढ़ाना? मुझे तो इनऑर्गेनिक अच्छी लगती है। इनऑर्गेनिक लगती है। सर, इसी बातचीत के साथ हम इस पॉडकास्ट को देंगे विराम, और हम अब आपसे मिलेंगे जब एडवांस का एग्जाम होने वाला होगा, तो उस समय बच्चों को फिर से एक गाइडेंस की नीड होती है। उम्मीद करता हूं भाई बहुत सारी चीजें आपको सर के बारे में पता चली होंगी जो आप लोग इधर उधर गूगल में सर्च करते रहते हो।